अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको आवाज आ रही है? लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, हमारे ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन का हम कर रहे थे, जिसमें से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉलीगॉन पे स्टॉप किया था। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको आगे मजीद लेके चलेंगे, जो आज का हमारा लेक्चर होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बात करते थे कि डाटा को आप किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें थे जो हमारी एक टाइप थी वो थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, सिंपल आप डाटा जो है वो ड्रॉ करते हो ग्राफ के ऊपर, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ सिंपली आपने ड्रॉ किया, फिर आपने क्या किया, जो आपका ग्राफ बन रहा है, जो आपके ये वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, इनका आपने मिड पॉइंट बनाया। मिड पॉइंट आप ज्योमेट्री के थ्रू इनका मिड पॉइंट ड्रॉ करोगे। हर जो सा आपका ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है उनके आप मिड पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, और फिर उन मिड पॉइंट्स को जो सा है आप आपस में ज्वाइन कर लोगे। हॉरिजॉन्टल जो आपकी कोऑर्डिनेट है उससे नीचे से स्टार्ट करते हुए मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते करते आप जो सा है एक लाइन बनाओगे। ये जो सी लाइन जो आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हुए बना रहे हो रेक्टेंगल्स के ऊपर से, इसको जो सा है आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉलीगॉन कहते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप एंड टू एंड ज्वाइनिंग करते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और फिर जो सा है इससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। ये आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगीव। ये ग्राफ जो से रिप्रेजेंट करता है कि जो डाटा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए आप एक ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीरियड है उसको टेबल को ड्रॉ करते हो, जो क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर होता है। ये आपने याद रखना है कि ये जो सा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए है। ठीक है, फिर इसको आप जो कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर। फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी आई हैं उनको आप अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स क्लासेस में डिवाइड करते हो। अपर लिमिट्स मतलब सबसे ज्यादा जो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, जो भी आपने फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट की हैं, उनको आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट में करोगे कि इन फ्रीक्वेंसीज में से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है वो अपर लिमिट में आ जाएगी, और सबसे लो फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर लिमिट क्लास में आ जाएगी। इस तरह से आप इसकी जो है क्लासेस बनाओगे। फिर वो जब क्लासेस आ गई हैं, फिर आपने उस फ्रीक्वेंसी को जो सा है टेबल जो ग्राफ है उसके ऊपर पॉइंट करना है कि अच्छा मेरी जो सी 0 से 10 ये अपर लिमिट्स आ गई, ये आपने लिमिट्स बनाई हुई हैं। 0 to 10 ये एक क्लास है, 11 to 20 ये एक क्लास है, 21 to 30 ये एक है, इसी तरह ये इसने क्लासेस बनाई हैं। अब ये लोअर लिमिट, अब इसमें आपके पास लोअर लिमिट क्या और अपर लिमिट क्या मैं बताती हूँ। ये जो आपके पास है, जो भी आपकी शुरू होती है पहली वाली वैल्यू होगी वो आपकी लोअर लिमिट होगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। इसी तरह इस क्लास में 11 आपका लोअर लिमिट है, 20 आपका अपर लिमिट है। मतलब हमने एक लिमिट कर दी कि इस छोटे से छोटा इतना और बड़े से बड़ा इतना। ठीक है, और फिर हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज देख ली थे कि इस क्लास में ये वाले नंबर्स कितने आ रहे हैं। ये जो सा है फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेशन का मेथड होता है कि आप पहले क्लासेस बनाते हो, फिर देखते हो कि इस क्लास में ये वाले नंबर्स कितनी कितनी जगह पर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 11 to 20 ईयर्स जो है वो कहा कि मैंने एक डाटा लिया है स्टूडेंट्स का कि हमारे पास प्री स्कूल में किस एज के बच्चे हैं। हालांकि उसमें 11 to 20 आता नहीं, लेकिन सपोज करो कि हमने देखा कि हमारे पास जो स्कूल है उसमें किस एज के बच्चे जो है प्रेजेंट है, तो उसमें मैंने क्लास बनाई कि 11 to 20 ईयर्स के बच्चे देखने हैं। तो 11 to 20 ईयर्स में मैंने देखा अच्छा कितने जो है 12 साल के जो बच्चे हैं वो इतने हैं, 15 साल के जो बच्चे हैं वो इतने हैं, 20 साल के बच्चे इतने हैं। तो उस हिसाब से हमने उसकी फ्रिक्वेंसीज बना ली।
ठीक है। आप उसको अपने टेबल ग्राफ पे इस तरह से ड्रा करना है कि आप जो सा है, आपकी जो रेंजेस हैं, जो क्लासेस है, वो यहाँ पे लिखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखोगे, फिर आप बताओगे कि इस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आई थी, 5 की आई थी, इस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आई, 10 की आई, इस क्लास में आपके पास 15 की फ्रीक्वेंसी। इस तरह डॉट्स को फिर आप आपस में ज्वाइन करोगे तो जो आपके पास ग्राफ आएगा वो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा, या जिसे आप ओगिव भी कहते हो। इस ग्राफ को ड्रा करने का मकसद ये होता है कि आपको मीडियन और जो परसेंटाइल्स वगैरह है उनका जो सा है आइडिया थोड़ा सा दे देता है कि आपने मीडियन जो है, मतलब मिड वैल्यू जो है, किस तरह से निकालनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दो गिवन वैल्यूज के दरमियान में है उनको डिटरमाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है, और डाटा सेट जो उनकी कंपेयरिंग आसान हो जाती है। तो इसका ये जो है यूज है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है डाटा की। जब डाटा को आप प्रेजेंट करते हो टेबल्स की फॉर्म में और उसको आप एंगेज करते हो इस तरह से कि उसको पढ़ना आसान हो जाए, तो इसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा बोलते हो। डाटा को आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हो, और इसमें जो है ज्यादातर आप जो डाटा को अरेंज करते हो वो आप टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हो ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट है टेबुलेशन का, उससे क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स करने में और डिसीजन बनाने में आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और एनालिसिस जो टेबुलेशन में यूज होता है, कि मतलब टेबुलर डाटा हमने किस तरह से बनाना है, उसमें 3-4 किस्म के एनालिसिस यूज होते हैं। उसमें है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेशियल। ठीक हो गया। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें ट्रेड्स की फिजिकल स्टेटस, नेशनैलिटी, सोशल स्टेटस के हिसाब से हम जो है वो डाटा को क्लासिफाई करते हैं। मतलब क्वालिटी देखते हैं डाटा की, क्वांटिटी पे हम फोकस नहीं करते। क्वांटिटेटिव डाटा में हम नंबर्स गिनते हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, कितने नंबर हैं, उसको देखते हैं। फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जो सी है, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं डाटा को अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि किस टाइम में हमने जो सा है डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा मैंने हो सकता है 5 मंथ्स पहले कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ डायबिटीज की, मैंने एक जो सी सपोज इंसुलिन पे काम कर रही हूँ। मैंने कुछ ग्रुप्स ऑफ माउस बनाए, माइस लिए, कि एक 10 के मैंने 3 ग्रुप्स ले लिए माइस के। अब एक ग्रुप पे जो सा है मैं पिछले 10 महीनों से वो इंसुलिन ट्राई कर रही हूँ, एक ग्रुप पे मैंने 2 महीनों से ट्राई कर रही हूँ, एक ग्रुप पे मैं 5 महीनों से ट्राई कर रही हूँ। तो उनसे रिलेटेड मेरा जो डाटा आएगा वो टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है कि अच्छा ये 10 महीनों के लिए जो मैं इंसुलिन यूज करी थी इस ग्रुप पे तो उसका ये डाटा है, अच्छा 5 महीनों के लिए जो मैं यूज करी थी उसका ये डाटा है। तो ऐसा डाटा जो आपको ऑब्टेन होता है थ्रू टाइम, टाइम की बेसिस पे जिसे आप कैटेगराइज करते हो उसको आप टेम्पोरल जो है क्लासिफिकेशन बोलते हो। फिर स्पेशल क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि जो आपने डाटा है वो किस जगह से लिया है, किस लोकेशन से लिया है, उसका एरिया क्या था डाटा कलेक्शन का। उस डाटा को आप लोकेशन की बेस पे जब आप क्लासिफाई करते हो तो उसको स्पेशल जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हो। अब टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि सिंप्लीफाई हो जाए आपका डाटा, और एसेंशियल फीचर्स जो से हैं डाटा के, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाए, कंपैरिजन करना आसान हो जाए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आसान हो जाए, और स्पेस आपकी जो सी है बच जाए। कि मतलब बजाय इसके कि मैं 5-6 पेजेस पे अपना डाटा लिखूं, मैं उसको टेबल की फॉर्म में एक पेज पे लिख सकती हूँ, 1.5 पेज पे लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर कुछ लिमिटेशंस क्या आपके टेबल की, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो मेजर लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन नहीं होती। टेबल बना हुआ है, डाटा सॉर्ट आउट है, लेकिन उसमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिप्शन नहीं है। समटाइम्स हमें डाटा में डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है तो वो आपको टेबल में नहीं मिल सकती, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम जो है, अगर आप एक एक चीज को करके डिफाइन करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हम ग्रुपिंग की फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली किसी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकते। और फिर आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, आपको टेबल पढ़ने के लिए भी नॉलेज चाहिए होता है, तो वो भी जो सा है वो एक ले पर्सन जो है वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट के टेबल में आपका क्या क्या होता है। टेबल नंबर क्या होता है कि ये फर्स्ट आइटम है जो आप मेंशन करते हो टॉप ऑफ टेबल पे, कि टेबल का नंबर क्या, ताकि आपने अगर किसी टेक्स्ट में आप टेबल यूज कर रहे हो तो उसका आप रेफरेंस देते हो कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1.3, जैसा हमारी बुक्स में होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है अच्छा जी कौन से टेबल की बात करें। तो टेबल नंबर इज बेसिकली द रिप्रेजेंट इज द लोकेशन ऑफ द टेबल, के टेबल कहाँ पर मौजूद है। देन टाइटल, के टेबल का टाइटल क्या। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी जो सी है पीछे जो बिहेवियर साइंसेज में पढ़े हैं, कुछ टेबल्स पढ़े हैं जिसमें हम प्री स्कूल और वो हमारे इन्फेंट वगैरह के कुछ करेक्टरिस्टिक्स और उनकी मोटर डेवलपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते, तो उसमें हर टेबल का कोई ना कोई टाइटल होता है, और ये ब्रीफली एक्सप्लेन किया होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी इस टेबल में किस चीज के बारे में बात हो रही है। देन हेड नोट है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन देते हो डाटा की,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने डाटा, आपने एक टेबल बनाया, उसकी जो टाइटल अलग है और जो आपने टेबल बनाया है उसके ऊपर जो हर कॉलम के ऊपर जो टाइटल्स हैं वो उसके हेड नोट कहलाते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस कॉलम में इस चीज की बात हो रही है। देन कैप्शन और कॉलम्स की हेडिंग्स, ये भी वही चीज आ जाता है कि हर कॉलम जो है उसको अलग अलग करके बता दिया जाता है कि इस कॉलम में आपको ये बताया जा रहा है, इस कॉलम में आपको ये बताया जा रहा है। फिर रो हेडिंग्स है, जिसमें आपको रो जो से आपके टेबल्स के हैं उनकी हेडिंग दे दी जाती है, जैसा इस टेबल में इन्होंने रो हेडिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो हमारी यहाँ पर है ये हमारे पास रो हेडिंग्स है सारी, ठीक है। और फिर आपके पास बॉडी और द टेबल है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। और फिर सोर्स नोट होता है, जिसमें नीचे थोड़ा सा करके बताया होता है कि अच्छा ये सोर्स मैंने कहाँ कहाँ से लिया है, अगर हम किसी जो है रिसर्च वगैरह की बात कर रहे हैं। देन फुट नोट होता है। फुट नोट जो सा है इसमें थोड़ा सा कुछ मेन चीजों के बारे में या कुछ मेन पॉइंट्स जो है उनके बारे में बताया होता है, ठीक है। अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो सा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम जो सा है स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें सबसे पहले हमारा जो सा है वो है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है कि इसमें जो बेसिक बेसिक टर्म्स है वो क्या है वो आपको बताना है। अच्छा, जिस बच्चे ने मुझे कहा है कि मैम रिपीट कर दे, तो बच्चे अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं तो वो मुझे बता दो, तो सारा लेक्चर तो मैं रिपीट नहीं कर सकती। जब आपको ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करके सुन सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप वो मुझे बताते हैं। बच्चे यूएचएस के मिड से रिलेटेड सर सईद आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप ग्रुप में जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको जरूर पढ़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि मिड्स क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली 2 चैप्टर्स या 2.5 चैप्टर्स जो से हैं फर्स्ट के वही आपके मिड्स में इंक्लूडेड होंगे, लेकिन फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन सर सईद आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ज्योमेट्री, द बेसिक टर्म्स और इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता क्या है कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स, लाइंस और एंगल्स के बारे में और उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कैसे? ज्योमेट्री की मेन चीज है वो पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं और एंगल्स हैं। और आप देखो हमारे अराउंड जितनी भी शेप्स हैं, जितनी भी चीजें हमें नजर आती हैं, वो ज्योमेट्री से मिलकर बनी हुई है। इवन हम भी जो है ज्योमेट्री का टर्म जो है वो हमारे पे टर्मिनोलॉजीज अप्लाई होती है। अगर आपने हमारी हाइट मेजर करनी हो तो हम मेजर करेंगे और उसको आप एक लाइन में बता सकते हो कि हाइट इतनी है, इतने मीटर है, इतने किलोमीटर है, तो वो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं टिल्ट होके खड़ी हूँ तो बताएंगे अच्छा इस एंगल पे खड़े हैं। अगर हम डिफरेंट शेप्स देख लें, ट्राइंगल देख लें, सर्कल्स देख लें और इसके अलावा जो सा है स्क्वेयर्स देख लें, तो वो सारे जो है ज्योमेट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और जो विजुअल स्टडी है शेप्स की, उसका साइज क्या है, पैटर्न्स क्या है, पोजीशंस क्या है, ये सारा आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हो। अब वन बाय वन बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ज्योमेट्री हम देखेंगे। सबसे पहले है पॉइंट। एक एग्जैक्ट लोकेशन जो सी है किसी भी जगह पर, उसको आप पॉइंट कहते हो। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना इसकी जीरो डायमेंशन ना होता है, ये ना 1 डायमेंशन, ना 2 डायमेंशन, ना जीरो, ना 3 डायमेंशन, क्योंकि एक सिंपल पॉइंट और ये हमें ऊपर से देखने में नजर आता है, आगे पीछे ऊपर नीचे इसका हमें कुछ नजर नहीं आता। देन लाइन, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि आपको एक सीधा रास्ता बता देते हैं, एक सीधा रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं और कॉन्टिन्यूसली ये जो से हैं दोनों डायरेक्शन से कॉन्टिन्यू होते हैं। लाइन जो सी है ये चीज आपने जहन में रखनी है, समटाइम्स ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि जो लाइन है वो एक्सटेंड करती है कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन। और लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन साइन है वो ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये देखो इधर ये इस पॉइंट से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है। अगर ये दोनों पॉइंट से जारी ना हो तो ये लाइन कभी भी नहीं होगी। आपकी लाइन जो सी है वो इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकती है अनटिल अनलेस आपको बताया ना हो कि उसका क्या मेजरमेंट है, ठीक हो गया।
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि बोथ एंड से कंटिन्यू होती है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा साइन यूज करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लाइंस है। एक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जो आपके बिल्कुल आमने सामने होती हैं एक दूसरे के, उनको आप पैरेलल लाइंस बोलते हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है रिप्रेजेंटेशन में, ये लाइन और ये लाइन, जो लाइंस कोरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, मतलब आमने सामने हैं बिल्कुल एक दूसरे के, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, मतलब ये कभी भी इस तरह से नहीं आ सकती। सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं, एक पर्पल कलर में एक रेड कलर में, तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे को कट ऑफ नहीं कर सकती हैं पैरेलल लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका जो सा है सेम पार्ट होता है, और तकरीबन ये सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से होती हैं, मतलब कि इनके दरमियान में जो सा डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस होगा आगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डिस्टेंस जैसे, ये नहीं होगा कि ये ऐसे हो कि यहाँ से डिस्टेंस ठीक है यहाँ पे आके डिस्टेंस कम हो गया, ऐसे नहीं होगा। इनका जो सा डिस्टेंस है थ्रू आउट सेम होगा। जैसे एग्जांपल उन्होंने आपको रेलवे ट्रैक्स की दी हुई है, देन पियानो के जो कीबोर्ड्स हैं उसकी दी हुई है, ये सारे आपके जो है पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके कट करती हैं या एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, उनको आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे बाईसाइकिल के स्ट्रोक्स हैं, इंटरसेक्टिंग रोड्स हैं। देन परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, एक दूसरे के साथ मिले, उसको आप जो सा है परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे ये देखो दो लाइन है, एक ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है, और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए 90 डिग्री का एंगल बना के, तो इससे आप जो सा है परपेंडिकुलर लाइन बोलोगे। ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल, ये जो सी लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अटैच है। जैसे ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, और दूसरी आपके पास जो सी है वो ये लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है वहां पर ये जो सा है 90 का एंगल बना रही है, ये एंगल आपका 90 का एंगल है। ठीक हो गया। तो ये आपकी जो सी है परपेंडिकुलर लाइंस होती है। Then we have our next terminology which is line segment. Line segment ऐसी आप लाइन को कहते हो जिसके दोनों एंड्स जोन से हैं वहां पर पॉइंट हो, मतलब ये यहाँ पर खत्म हो जाए, जो कंटिन्यू ना हो दोनों एंड से, दोनों एंड इसका कोई ना कोई एंड हो जिसका, उसे आप लाइन सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आप इससे करते हो, सिंपल इससे। इसमें जो है एंड पे एरोज नहीं होते हैं, ठीक है, और इसकी एक स्पेसिफिक जो सी है आपको मेजरमेंट या स्पेसिफिक जो है वैल्यू बताई हुई होती है, ये इनफाइनाइट नहीं होता है। देन वी हैव नेक्स्ट रे। रे क्या होती है? ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट जो सा है वो एंड हो, एक पॉइंट खत्म हुआ हो, और दूसरा पॉइंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, उसको आप रे बोलते हो। और इसकी प्रेजेंटेशन आप इससे करते हो कि एक तरफ से एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ से ये कॉन्टिन्यू है। ठीक है, जैसे रेज ऑफ सन, कि ये एक जगह जहां से आ रही है वहां पे इसका एंड है, लेकिन ये आगे कॉन्टिन्यूअसली जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, तो वो रे कहलाती है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वी हैव एंगल। एंगल क्या होता है कि जब दो रेज आपस में मिल जाती हैं और कोई ना कोई जो सा है मेजरमेंट देती है हमें, उसको हम एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो घड़ी है उसकी जो दोनों आपके एंड्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं कि ये आपको कोई ना कोई एंगल प्रोवाइड करता है। इस तरह यहाँ पे जो इन्होंने आपको लेडी दिखाई हुई है, ये आप इसका समझो एंड पॉइंट है, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, और ये जो सा है यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बना रही है। ठीक है, तो एंगल जो सा है, ये दो रेज जब आपस में मिल जाती हैं और कोई ना कोई बीच में आपको जो है वो एंगल प्रोवाइड करते, कोई ना कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम इसकी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, उसको आप एंगल बोलते हो। ठीक है, और इसका एक एंड पॉइंट होता है, दोनों रेज जो है एक सेम एंड पॉइंट से ज्वाइन होती हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक हो गया।
अब कुछ एंगल्स की आपके पास टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और फुल रोटेशन। एक्यूट एंगल, जब आपका एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो तो उसे आप एक्यूट एंगल बोलते हो। जब आपके एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री हो उससे आप राइट एंगल बोलते हो। जब आपके एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो उससे आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो। और जब आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो तो उससे आप स्ट्रेट एंगल बोलते हो। और रिफ्लेक्स एंगल, जब आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसे आप रिफ्लेक्स एंगल। और जब आपका एंगल पूरा 360 डिग्री का हो जाए तो उसे आप फुल रोटेशन एंगल बोलते हो। ठीक है। फिर हमारे पास मजीद कुछ और टाइप्स हैं एंगल्स की। सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जो मिलाकर जिनको हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री बने, तो उन एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 और 50 का एंगल, आपके पास दो एंगल्स है, जब हम इन दोनों को मिलाए तो हमारे पास 90 बनता है, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देन वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनको मिला के मेरे पास 180 डिग्री तक एंगल आए तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70 प्लस 180 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हुए एक दूसरे के। इसी तरह 130 डिग्री का एंगल और 50 डिग्री का एंगल जब हम इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो 180 का एंगल बनेंगे। तो ऐसे एंगल जिनको मिलाकर, जिनके एडिशन करके हमारे पास 180 डिग्री तक आंसर आए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। बच्चे, जो लाइन है, लाइन कॉन्टिन्यूस है बोथ एंड से, ये इनफाइनाइट है, इसका हमें मेजरमेंट नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता है कहाँ पर जाके रुकेगी, और दोनों एंड से ये कॉन्टिन्यू होती है, इसका एंड पॉइंट होता है। जबकि जो सेगमेंट है वो दोनों एंड से जो सा है उसका पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, ये दोनों एंड से बंद हुई होती है, खत्म होती है, दोनों पॉइंट से कॉन्टिन्यू नहीं होती है। ये डिफरेंस है लाइन और सेगमेंट के दरमियान में। देन वी हैव प्लेन। प्लेन आपके पास एक ऐसी फ्लैट सरफेस है जो कि सारे डायरेक्शंस में फैल सकती है। अब प्लेन्स जो सी है डिफरेंट शेप में आपके पास मिल जाती हैं, डिफरेंट डायमेंशन में मिल जाती हैं। ज्यादातर जो प्लेन आपके पास फिगर्स होती हैं वो टू डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, जिसमें आपके पास जो से है सर्कल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। ऐसा फ्लैट सरफेस जो कि तमाम डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सके, तमाम डायरेक्शन में फैल सके, उसको आप प्लेन बोलते हो। और ये टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सर्कल है, पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। सर्कल आपके पास क्या होता है, जब कर्व लाइंस आपस में मिलकर क्लोज हो जाती हैं और ये एक प्लेन पे आपको मिल जाती हैं और इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको आप सर्कल बोलते हो। पेरीमीटर जो है सर्कल का, उसको आप सरकमफेरेंस से कैलकुलेट कर देते हो। मतलब पेरीमीटर हमने पढ़ा था कि जो आउटर सरफेस का जो भी एरिया, तो उसको आप पेरीमीटर बोलते हो। तो सर्कल का पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस क्या होता है कि जब आप सर्कल की आउटर लाइनिंग को कैलकुलेट करते हो उसको आप सरकमफेरेंस बोलते हो। अब जो आपके पास सर्कल है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली हैं कि आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का पेरीमीटर क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, मेरा मतलब था। ठीक है। और तीन चार चीजें कि ये जो सर्कल, जब एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से शुरू होके सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट के साथ जाके मिल जाए, इसे आप डायमीटर बोलते हो। और एक ऐसी आपकी लाइन सेगमेंट जो आपके सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से शुरू हो और सेंटर पे जाके खत्म हो जाए, उसको आप रेडियस बोलते हो। जब आप दो रेडियस को प्लस कर लेते हो तो आपके पास डायामीटर बन जाता है। ठीक है। और जब आप कोई स्पेसिफिक पार्ट लेते हो जो आपका सर्कल है उसके सरकमफेरेंस के ऊपर, तो उसको आप सेगमेंट बोलते हो। ठीक है। और जब आप दो रेडियस ऑफ जो है सर्कल उसको ज्वाइन करते हो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के साथ, तो आपके पास एक सेक्टर आ जाता है। ठीक है। और इसी तरह जब आप इस तरह से जो है वो सर्कल को ड्रा करो, मतलब इस तरह से एक पार्ट लो सर्कल का जिससे आपके पास जो सा है कुछ आर्क आए और कुछ एरिया ऑफ सर्कल आए, तो उसको आप सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हो। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो।
अच्छा बच्चे, पेरीमीटर हम पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर में जो आउटर बाउंड्री होती है उसको आप पेरीमीटर बोलते हो। और सर्कल का पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है जो बाउंड्री है आपके सर्कल की, उसको आप पेरीमीटर बोलते हो। ठीक है। और ये पॉइंट्स दोबारा सारे रिपीट कर दूं? बच्चे, सर्कल में मैंने आपको ये बताया है कि सर्कल में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आपके जहन में रखने वाली हैं, वो क्या है कि एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का। दूसरी चीज ये कि अगर सर्कल का के सरकमफेरेंस से कोई पॉइंट शुरू होता हुआ सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड पे जाके सरकमफेरेंस के साथ एक पॉइंट पे एंड हो, तो जो आपके पास लाइन बनेगी उसको आप बोलोगे डायमीटर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके सरकमफेरेंस से एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो एक पॉइंट से और जाके सेंटर में जाके खत्म हो जाए, आगे कंटिन्यू ना हो, तो वो आपका रेडियस बन जाता है। और फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जब आपके दो रेडियस जो से हैं सर्कल के वो मिल जाएं, तो वो आपका डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि आपके जो सर्कल है उसके सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट, जब आप थोड़ा सा पार्ट लो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, तो उसको आप आर्क बोलते हो। और फिर मैंने आपको एक और पॉइंट ये बताया कि जब आप दो रेडियस जो से हैं उनको ज्वाइन करो और आपके पास जो है आर्क और अंदर का कोई सिंपल सा फॉर्मूला आए, सॉरी अंदर से सिंपल सा एरिया आए, तो उसको आप सेक्टर बोलते हो। और आप अगर कुछ एरिया इस तरह से लो सर्कल का जिसमें आपकी जो सी है आर्क आए, ठीक है, और रेडियस ना आए और कुछ एरिया ऑफ सर्कल आए, तो उसको आप सेगमेंट बोलते हो। ठीक है। ये आपका सर्कल के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं याद करने के लिए वो है। देन नेक्स्ट वी हैव पॉलीगोन। पॉलीगोन एक आपके पास प्लेन सरफेस, प्लेन एंग वो है, शेप है। ठीक है। टू डायमेंशनल ये शेप है। और ये जो सी है स्ट्रेट साइड्स होती हैं इसकी, क्लोज्ड शेप को आप बोलते हो पॉलीगोन। और ये स्ट्रेट भी हो सकती है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकती। डिफरेंट एग्जांपल जो सी पॉलीगोन की वो है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन। ठीक हो गया। अब ट्राइंगल आपके पास क्या होता है? ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। और इसके जो एंगल्स को आप जब मिलाओ मिलाओ आपस में एडिशन करो तो ये 180 डिग्री का बनता है। अब जब एंगल्स की सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो तो उस एंगल को आप इक्विलेटरल एंगल बोलते हो। जब आपके एंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसे आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हो। और जब आपके एंगल ट्राइंगल की कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो तो उसे आप स्केलीन ट्राइंगल बोलते हो। अगर आपके ट्राइंगल्स अगर आपके ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो से हैं वो 90 डिग्री से कम हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो सा आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो और ये भी 90 से कम हो, तो इस तरह के ट्राइंगल को मैं एक्यूट एंगल बोलूंगी। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसे मैं राइट ट्राइंगल बोलूंगी। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलूंगी। ठीक है। देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स होती हैं और आगे इसकी टाइप्स और चार एंगल्स होते हैं। इसके आगे कुछ टाइप्स हैं जो स्क्वायर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फिर रेक्टेंगल है जिसमें दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देन वी हैव पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है। देन वी हैव ट्रेपेजॉइड जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। देन वी हैव रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देन वी हैव काइट जिसकी एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स का मतलब ये है कि जो आपस में साथ मिली हुई लाइंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। मतलब कि ये वाली लाइन जो सी है ये इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन जो सी है वो इसके इक्वल होगी। इसको आप काइट बोलते हो। ठीक है। देन वी हैव पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम जैसे कि हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और जो ऑपोजिट आपकी जो सी साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं। ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। अब इसमें रोम्बस और स्क्वायर पैरेललोग्राम्स के एग्जांपल हैं। देन वी हैव सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स जिसमें के थ्री डायमेंशनल शेप्स आपके पास मिले, और जिसमें आपको लेंथ, हाइट, विड्थ और डेप्थ वगैरह के बारे में पता चले, तो इस तरह की जो से आपके पास शेप्स होती हैं वो सॉलिड फिगर्स होती हैं। अब सॉलिड फिगर्स में आपके पास फेस होता है, एज होता है, वर्टेक्स होता है और बेस होता है। फेस आपके पास क्या होता है कि जब आपको एक ऊपर वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा नजर आ रहा है उसे फेस बोलते हो। जब आपको कोने नजर आ रहे हो तो उसे आप वर्टेक्स बोलते हो। जब आपको साइड से नजर आ रहा हो तो उसे आप एज बोलते हो। जब आपको नीचे से नजर आ रहा हो तो इसको आप बेस बोलते हो। ठीक है। देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फिगर्स जिसमें आपके पास स्फेयर है। स्फेयर का कोई फेस नहीं होता, एजेस भी नहीं होते और वर्टिसेस भी नहीं होते हैं। ये कंप्लीटली राउंड होती है। लेकिन इसकी आप जो सी है डेप्थ इसमें देखी जा सकती है। इसको आप सामने से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, और इसकी डेप्थ भी काउंट कर सकते हो। देन वी हैव कोन। कोन का एक फेस होता है, मतलब इसका आपको एक तरफ से आप इसको सामने की तरफ देख सकते हो, लेकिन इसके एजेस और वर्टिसेस नहीं होते हैं। ठीक है। देन वी हैव सिलेंडर। सिलेंडर के दो फेसेस होते हैं, मतलब कि दो तरफ से ये आपको सामने से नजर आ सकता है। दो बिल्कुल प्लेन सर्फेसेस आपको इसकी नजर आ रही, लेकिन इसका एज कोई नहीं होता और वर्टिसेस भी नहीं होते। देन वी हैव पिरामिड, जिसकी एक बेस होती है और थ्री ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं इसकी। इसके एजेस भी होते हैं जहां पे इसके फेसेस आपस में मिलते हैं, और इसको जो सी है इसकी बेस की वजह से हम मोस्टली पिरामिड्स बोलते हैं। देन वी हैव रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर पिरामिड्स। रेक्टेंगुलर शेप्ड पिरामिड्स और स्क्वायर शेप्ड पिरामिड्स जो से होते हैं उनको आप उनकी नेम की बुनियाद पर जो है वो डिस्टिंग्विश करते हो। जो फोर ट्रायंगुलर फेसेस या फाइव फेसेस जो से होते हैं वो बेसिकली आपके रेक्टेंगुलर स्क्वायर पिरामिड्स में आ जाते हैं। देन वी हैव प्रिज्म। प्रिज्म जो से है इसमें आपके पास कॉन्ग्रेंट पैरेलल फेसेस होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के तकरीबन इक्वल आमने सामने वाले फेसेस होते हैं। ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, और इनको इनकी शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। अब प्रिज्म जो सा है उसमें जो सारे फेसेस हैं वो आपके जो से हैं वो पैरेलल होते हैं। अब क्यूब आपके पास क्या होता है? क्यूब आपके पास एक ऐसा प्रिज्म है जिसके सारे फेसेस जो से आपके स्क्वायर में हो। अब यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, जिस भी पॉइंट में आपको इश्यू है पूछ लें। जी बच्चे जो मुझे कह रहे हैं थोड़ा स्लो पढ़ाएं, इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स फॉर अस। ठीक है। और इन 2 मंथ्स में मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया आप लोगों ने कहा बहुत स्पीड से मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा स्लो पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया। लेकिन आपको पता है कि हमारा सिलेबस कितना लैग कर रहा है पीछे। ठीक है। तो सिलेबस भी कवर करना है आपका सेमेस्टर एंड होने से पहले, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिले। तो हम अभी थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे तो सिलेबस एंड होगा। हमने जो सा है सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो सा है हमने जस्ट वो जो हमारा टैब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में से थोड़ा सा रह गया था बस वो क्लियर किया। इसके अलावा हमने आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा है।
सिर्फ एक चैप्टर हमने अपना कवर किया। आगे जो सा आपका, क्योंकि अगले जो से चैप्टर्स आप कह रहे हो सारे प्रैक्टिस वाले चैप्टर है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और प्रैक्टिस का टाइम आपको कब मिलेगा? जब आपने अपना सिलेबस क्लियर किया होगा, अपना सिलेबस कवर किया होगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो स्पीड में चलना पड़ेगा। आपका सिलेबस ऐसे कवर होना चाहिए कि आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो रिवीजन के लिए। ये भी कम टाइम है 1.5 मंथ रिवीजन के लिए, क्योंकि जितना आपका सिलेबस है, अगर आपने अभी से याद नहीं कर रहे होगे या याद कर भी रहे होगे, तभी 1.5 मंथ जो सा है आपकी रिवीजन के लिए बहुत कम है। अच्छा खासा टाइम आपको चाहिए होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ती है। एक दफा रिवीजन करके तो सारे पॉइंट्स आपके जहन में नहीं रहेंगे। और वो टाइम आपको कब मिलेगा? जब आपने अपना सिलेबस कवर किया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर करो। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई चीज रह जाती है आपको जो मेरी समझ नहीं आई हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो लेक्चर के दौरान में। ठीक है, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, तो जो आपको वीडियो लेक्चर्स आते हैं वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप जितनी मर्जी दफा चाहो उसको रिपीट करके सुन सकते हो। ठीक है, लेकिन इन गर्ल्स तो आपको करना पड़ेगा सिलेबस, अब है तो उसे कवर तो करना है। ओके, जजाकल्ला। ठीक है, अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज।